न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में थे, जहां उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। पीएम मोदी के दौरे में विरासत और विकास दोनों ही नजर आए। पीएम मोदी ने साणंद केन्स सेमीकॉन के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का आज उद्घाटन किया। कैसे ये प्लांट भारत को सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मददगार साबित होगा, इस मुद्दे पर करेंगे चर्चा। होगी बात चुनावी राज्यों की। बीजेपी ने आज असम और केरलम में अपना संकल्प पत्र जारी किया, तो राहुल गांधी केरलम में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए थे। होगी बात नक्सलवाद के देश से हुए खात्मे की भी। बताएंगे मिडिल ईस्ट जंग के जमीनी हालात क्या हैं। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री ने वाब थराद से गुजरात को दी 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। कहा, बदली वैश्विक परिस्थितियों में भी देश के नियंत्रित हैं हालात। सफल विदेश नीति एकजुटता का नतीजा। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का दिया मंत्र। साणंद में केन्स सेमीकॉन प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ एक नीति नहीं, भारत का आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के कोवा तीर्थ में सम्राट संप्रति संग्रहालय का किया उद्घाटन। कहा, संग्रहालय भारत के गौरवशाली अतीत की धरोहर। अशांति के दौर में संग्रहालय समस्त मानवता के लिए प्रेरणा। भाजपा ने केरलम और असम के लिए जारी किया घोषणा पत्र। असम में राजनाथ सिंह ने किया जीत का दावा। केरलम में राहुल गांधी ने एलडीएफ पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल में ईसी कार्यालय के बाहर टीएमसी और बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प। पच्चीस नक्सलियों के आत्मसमर्पण के साथ ढहा बस्तर रेंज में नक्सलियों का आखिरी गढ़। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में हथियार छोड़ आत्मसमर्पण से नक्सलवाद का खात्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के वाब थराद से करीब 20,000 करोड़ रुपए की कई बड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। सड़क, रेल, ऊर्जा, स्वास्थ्य और शहरी विकास से जुड़ी इन योजनाओं से प्रदेश के ढांचागत पूरे को मजबूती मिलती नजर आएगी। इस मौके पर पश्चिम एशिया युद्ध से उपजे वैश्विक ऊर्जा संकट का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में हालात नियंत्रण में है और इसका श्रेय सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता को जाता है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर इन हालात में सियासी रोटियां सेकने का भी आरोप लगाया। वाव थराद से गुजरात को लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार देते हुए प्रधानमंत्री ने सड़क, रेल इंफ्रा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी और ग्रामीण विकास और जनजातीय कल्याण से जुड़ी परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। पीएम ने 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। साथ ही 4 लेन के इधर बडोली बाईपास सहित कई सड़क अवसंरचना परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम ने कनलस जामनगर रेल लाइन दोहरीकरण, राजकोट कनलस रेल लाइन दोहरीकरण का एक भाग और गांधीधाम आदिपुर खंड का चौहरीकरण विस्तार राष्ट्र को समर्पित किया। हिम्मतनगर से खेड़ब्रह्मा तक का गेज कन्वर्जन हमारे उत्तर गुजरात के आदिवासी इलाके को नेशनल ब्रॉडगेज नेटवर्क से जोड़ता है। आज से खेड़ब्रह्मा, हिम्मतनगर और असारवा को जोड़ने वाली नई ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है। भाइयों और बहनों, बेहतर रोड और हाईवे
रेलवे के प्रोजेक्ट, ये सब गुजरात के चहुमुखी विकास के प्लान का हिस्सा है। प्रधानमंत्री ने कई विद्युत ट्रांसमिशन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जो नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और ट्रांसमिशन क्षमता को मजबूत करेंगी। पीएम ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में गुजरात इसलिए आगे है क्योंकि हमने इसकी शुरुआत तब की थी जब देश में इसकी तरफ ध्यान ही नहीं था। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात इसमें विश्व का बहुत बड़ा केंद्र बनेगा। पश्चिम एशिया युद्ध से उपजे वैश्विक संकट का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि भारत में हालात नियंत्रण में हैं। पीएम ने इसका श्रेय सफल विदेश नीति और देशवासियों की एकजुटता को दिया। साथ ही कांग्रेस पर इन हालात में सियासी रोटियां सेकने का आरोप लगाया। आज जब देश को एकता और एकजुटता की जरूरत है, कांग्रेस के नेता देश को बांटने में लगे हैं। आज जब देश को भरोसे की जरूरत है, कांग्रेस भय और अफवाह फैलाने में लगी है। आज जब देश को संयम की जरूरत है, कांग्रेस लोगों को उकसाने में जुटी है। राजनीतिक गिद्धों की तरह कांग्रेस इंतजार में है कि कब देश परेशानी बढ़े और उसके बहाने उनको सियासी फायदा मिले। पीएम ने 44 शहरी विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अहमदाबाद के असरवा स्थित सिविल अस्पताल में 858 बिस्तरों वाले रैन बसेरा और गांधीनगर के सिविल अस्पताल और GMERS मेडिकल कॉलेज में इसी तरह की सुविधा का भी उद्घाटन किया गया। पीएम ने कहा कि हर देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन भारत ने इसका असर देश की जनता पर नहीं पड़ने दिया। कांग्रेस से ये सहन नहीं हो रहा और वो अफवाह फैलाकर अव्यवस्था फैलाना चाहती है। आज के हालात में भी कांग्रेस भारत में नफरत करने वाली विदेशी ताकतों की भाषा बोल रही है। हमें कांग्रेस के इस षड्यंत्र से सावधान रहना है। साथियों, भारत किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना डट करके कर सकता है। यह हमने कोरोना काल में भी दिखाया है। उसी तरह यह समय भी साथ रहने का है। हमें इस बात पर गर्व होना चाहिए, आज जब पूरी दुनिया केवल अपने बचाव में लगी है, भारत न केवल स्थिरता बनाए हुए है बल्कि विकास के रास्ते पर भी हर दिन आगे बढ़ रहा है। पीएम ने पर्यटन अवसंरचना, जलापूर्ति, साबरमती नदी तट विस्तार और जनजातीय छात्रों के लिए सरकारी छात्रावास सहित कई बड़ी परियोजनाओं का भी उपहार दिया। विश्वास जताया कि नई परियोजनाओं से उत्तर गुजरात के विकास को और रफ्तार मिलेगी। दीपक रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं इस कार्यक्रम से पहले महावीर जयंती के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भी शुभारंभ किया। यह संग्रहालय गांधीनगर के कोवा तीर्थ में स्थित है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने दुर्लभ हस्तलिपि संग्रह को भी देखा। संग्रहालय को मुख्य रूप से अशोक के पौत्र और जैन धर्म के प्रचारक सम्राट संप्रति के नाम पर स्थापित किया गया है। संग्रहालय पारंपरिक प्रदर्शनियों को आधुनिक डिजिटल और ऑडियो विजुअल उपकरणों के माध्यम से दिखाता है। इसमें 7 अलग अलग खंड हैं जो जैन और भारतीय परंपराओं की अनूठी विशेषताओं को समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया आज जिस अशांति के दौर से गुजर रही है, ऐसे हालात में जैन धर्म के संदेश को प्रसारित करने में म्यूजियम की भूमिका अहम है। आज दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह विश्व अस्थिरता और अशांति की आग में झुलस रहा है, इस म्यूजियम की विरासत, इसका संदेश केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए बहुत अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैन आचार्य श्री पद्म सागर सूरी जी महाराज से मुलाकात भी की। गुजरात के अपने दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साणंद केन्स सेमिकॉन के अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर प्लांट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह दिन मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को साकार करने वाला ऐतिहासिक क्षण है और भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्लांट के शुरू होने के साथ ही यहाँ कमर्शियल प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है, जो भारत की सेमीकंडक्टर यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।
ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का एक मजबूत हिस्सा भारतीय कंपनी केन्स के संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में किया। ये संयंत्र आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट को समर्पित है। संयंत्र के सभी चरण पूरे होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 63 लाख यूनिट होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे शानदार गर्व का पल बताया और कहा कि आने वाले दिनों में भारत की बहुत सारी कंपनियां ग्लोबल कोलैबोरेशन के माध्यम से दुनिया को एक मजबूत सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन देने जा रही हैं। साणंद और सिलिकॉन वैली के बीच नया ब्रिज सा बन गया है। कैलिफोर्निया की कंपनी के लिए साणंद का ये प्लांट इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल्स दे रहा है। मुझे बताया गया है कि यहां बनने वाले प्रोडक्ट्स का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक्सपोर्ट के लिए बुक हो चुका है। साणंद में बनने वाले मॉड्यूल्स अमेरिका की कंपनियों तक पहुंचेंगे और वहां से पूरी दुनिया को पावर देंगे। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र की सफलता की गूंज दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2021 में भारत ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया। उन्होंने बताया कि ये मिशन सिर्फ एक औद्योगिक नीति नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास का ऐलान था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मौजूदा दशक में भारत प्रौद्योगिकी के विस्तार से जुड़े फैसले ले रहा है, जिससे आने वाले दशकों में भारत का नेतृत्व सशक्त होगा। 21वीं सदी का भारत केवल बदलाव का साक्षी नहीं, बल्कि बदलाव का नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारी नीतियां और हमारे निर्णय आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और एनर्जी सिक्योरिटी की मजबूत नींव रख रहे हैं। इसलिए आज भारत हर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर अभूतपूर्व निवेश कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन शुरू किया गया है। इसके तहत महत्वपूर्ण खनिजों की खुदाई और उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि देश में खनिजों का एक राष्ट्रीय रिजर्व हो और भारत इस दिशा में मिशन मोड में तेजी से काम कर रहा है। ब्यूरो इनपुट के साथ अक्षय डोंगरे की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आपको बताते हैं कि सेमीकंडक्टर मिशन में किस तरह से भारत नई उपलब्धियां दिन पर दिन आगे बढ़ता जा रहा है और आज का दिन किस प्रकार से खास है, क्योंकि केन्स सेमीकॉन की अगर बात की जाए तो क्या कुछ खासियत है। पहली भारतीय कंपनी जिसमें उत्पादन की शुरुआत हो गई है, तो ये अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर है कि भारत की अपनी खुद की कंपनी एक तरीके से इस दिशा में आगे बढ़ी है। देश की दूसरी यूनिट जहां वाणिज्यिक उत्पादन होने की शुरुआत हो गई है, तो अपने आप में भारत में अब 2 ऐसी यूनिट्स हो गई जहां पे कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल यानी IPM बनाने से हो रही है, जो अपने आप में दुनिया के तमाम देशों तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड की विजन को आगे बढ़ाएगा। हर मॉड्यूल में 17 चिप्स होंगी। सप्लाई अमेरिका की कंपनी को करने की शुरुआत से होने जा रही है, यानी कि यहाँ की भारत की बनी जो चिप है उसमें उसकी पहली सप्लाई अमेरिका की कंपनी को होती हुई नजर आएगी। पूरी क्षमता में जब ये यूनिट काम करेगी तो उस वक्त 6.33 मिलियन यूनिट्स पर डे इसका प्रोडक्शन की कैपेसिटी हो जाएगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। ये जब अपनी पूरी क्षमता में काम करेगी तो उस समय इतना बड़ी संख्या में यहाँ पे उत्पादन होता हुआ नजर आएगा। सेमीकॉन प्लांट महत्वपूर्ण क्यों है? सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में भारत की मजबूत एंट्री इसके माध्यम से हुई है। ये अपने आप में भारत की मजबूती को साफ तौर से दिखाता है। OSAT ATMP क्षमता में बड़ा विस्तार हुआ है, क्योंकि इसकी जो क्षमताएं हैं वो आज भारत को इन 2 पैमानों पे बेहद मजबूती के साथ में स्थापित करती नजर आती है। विदेशी निर्भरता इससे कम होगी और घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। अपने आप में एक बड़े ब्रेक थ्रू के तरीके से कहा जा सकता है आज का ये बड़ा दिन। इसी तरीके से EV हो, ऑटो सेक्टर हो, इंडस्ट्री हो, पावर सेक्टर हो, AI हो, डिफेंस हो, टेलीकॉम, इन तमाम सेक्टर्स में इसको बड़ा सपोर्ट मिलता नजर आएगा इस कंपनी के माध्यम से। यहां से बनी चिप सेमीकंडक्टर के माध्यम से डिजाइन,
फैब्रिकेशन और पैकेजिंग को गति मिलेगी, क्योंकि भारत इन तीनों पे तेजी से काम कर रहा है। डिजाइन, फैब्रिकेशन और पैकेजिंग को लेकर लगातार इस दिशा में भारत काम कर रहा है और यह भारत की उस क्षमता को प्रदर्शन करने का एक महत्वपूर्ण दिन है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM की अगर बात की जाए तो 2021 दिसंबर महीने में इसे लॉन्च किया गया था। बेहद महत्वपूर्ण मौका था। फैब, पैकेजिंग और डिजाइन, इन सभी तीनों स्टेजेस को सपोर्ट करने के लिए ये भारत में ये मिशन लॉन्च किया गया था। 6 राज्यों में 10 परियोजनाओं पे काम हो रहा है और सभी अलग अलग फेजेस में इस वक्त है, जिनमें से 2 पे वाणिज्यिक कमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत भी हो गई है। 1.6 लाख करोड़ रुपए का कुल निवेश इन 10 परियोजनाओं में होगा, जो 6 राज्यों में फैली हुई हैं। ये अपने आप में दिखाता है कितनी बड़ी संख्या में निवेश भी इस दिशा में आ रहा है। 2030 तक $100 बिलियन का एक बाजार भारत के माध्यम से होता नजर आएगा, यानी कि भारत की जो बढ़ती क्षमताएं हैं वो बहुत तेजी से आगे ग्रो करेंगी और एक बड़ा रोल भारत वैश्विक बाजार में निभाता नजर आएगा। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आज साकार करने के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज यहां से बनी जो चिप है वो अमेरिका तक जाएगी, यानी कि भारत का मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड का विजन पूरा होगा। क्यों महत्वपूर्ण है? हर आधुनिक तकनीक की रीढ़ के तौर पर सेमीकंडक्टर आज की जरूरत बन गया है। ये सेमीकंडक्टर क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, सबसे समझना होगा। हर टेक्नोलॉजी का बेसिक्स के तौर पे है, उसकी बैकबोन के तरीके से है। मोबाइल हो, AI की टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हो, ऑटो सेक्टर हो, डिफेंस हो, सैटेलाइट्स हो, इन तमाम जो हमारे इसमें हार्डवेयर्स होते हैं उसका एक आधार स्तंभ होता है सेमीकंडक्टर चिप, और उसकी ही बनाने की महारत आज भारत हासिल कर रहा है। ग्लोबल सप्लाई कुछ देशों पर निर्भर है मौजूदा स्थिति में अगर बात की जाए, और जरा सा डिस्टर्बेंस होने पे तमाम प्रकार के सेक्टर्स में एक भूचाल सा आता हुआ नजर आता है। भारत को इस दिशा में आत्मनिर्भरता हासिल करनी है, जिसकी बड़ी छलांग भारत लगातार लगा रहा है। उस दिशा में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। डिजाइन प्लस मैन्युफैक्चरिंग प्लस टैलेंट पे जोर है भारत का लगातार कि हम डिजाइन करें, मैन्युफैक्चर करें, और इसको करने के लिए जिस टैलेंट की जरूरत है उसको भी हम नरिश करें, उसको भी तैयार करके हम दुनिया भर में अपनी महारत को हासिल करें। भारत उभरता विश्वसनीय ग्लोबल पार्टनर के तौर पे अपनी मजबूत वैश्विक छवि के साथ में मौजूदगी दर्ज करा रहा है, और भारत की विश्वसनीयता दुनिया के लिए भरोसे को पैदा करती है। तो ये सेमीकंडक्टर महत्वपूर्ण है और उसमें भारत का रोल भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण चीज है, और इस बड़ी खबर पे ही आज हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सेमीकंडक्टर मिशन मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए, और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और हमारे साथ इस विषय पे बात करने के लिए रघु पणिक्कर जी हैं, जो कि CEO केन सेमीकॉन के हैं, और जिसकी यूनिट की आज साणंद में शुरुआत हुई है, उद्घाटन हुआ है, प्रधानमंत्री ने किया। सर, स्वागत दूरदर्शन पे, और सबसे पहले तो आपको बधाई इस बड़ी शुरुआत के लिए। और आप भी आज इस मौके पे मौजूद थे, हमने देखा कि प्रधानमंत्री के साथ आपका संवाद भी होता हुआ नजर आया। क्या कुछ बड़ी बातें रही जब आज उद्घाटन हुआ है, और किस तरीके से आज के दिन को देखा जाए एक भारतीय कंपनी दुनिया में बड़ी मौजूदगी दर्ज करा रही है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में? रघु जी। पहले तो सर आपको भी धन्यवाद। हमने आज भारत के लिए, अपने 140 करोड़ देशवासियों के लिए पहली फैक्ट्री को प्रोडक्शन के लिए हमने इसको ओपन किया। आज हमने इसको प्रोडक्शन को हमारा पहला प्रोडक्ट अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर को दिया, विच वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके द्वारा हम इंडिया का पहला ISM अप्रूव्ड इंडियन ग्लोबल सेमीकंडक्टर कंपनी बन गए अपने भारत के लिए। जो हमारा 1983 में हमने सेमीकंडक्टर प्लांट बनाया, और फिर बीच में थोड़ा सा विलम्ब हो गया। फिर इसके लास्ट 5 इयर्स के पहले ISM 1.0 हुआ, उसके तहत केन सेमीकॉन स्टार्टेड प्रोडक्शन इन इंडिया। बिल्कुल, और ये अपने आप में ऐतिहासिक मौका है और हर भारतीय के लिए एक गर्व का पल है। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ गए। डॉक्टर मनीष कुमार हुड्डा, निदेशक हैं प्रौद्योगिकी के भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में। डॉक्टर हुड्डा, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मेक इन इंडिया से मेक फॉर द वर्ल्ड के विजन को आगे बढ़ाने के लिहाज से आज का दिन बेहद खास। डॉक्टर हुड्डा, किस तरह से आप इसको देखते हैं? निश्चित रूप से आज जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा केन्स की जो ऑसेट फैसिलिटीज का उद्घाटन किया गया है, वो एक मील का पत्थर साबित होगा भारत में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में। और अगर हम आपको बताएं कि 28 फरवरी को
हमने आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने माइक्रोन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया था, जहां से वाणिज्यिक प्रोडक्शन शुरू हो गया था कमर्शियल प्रोडक्ट का। तो ये एक भारत की गति की दिशा में जिस गति से तेजी से बढ़ रहा है, अगर आपको मैं बताना चाहूं, जो केन्स का प्रोजेक्ट है वो सितंबर 2024 में अप्रूव किया गया था और विद इन 16 मंथ 16 महीनों के अंदर अंदर केन्स की पायलट प्रोडक्शन ने इसमें प्रोडक्ट बना के और विदेश को सप्लाई करके यह साबित करके दिखा दिया कि इस दिशा में हम कितनी तेजी से भारत प्रोडक्शन की दिशा में विकास कर रहा है। जी रघु जी, एक सवाल ये, क्योंकि सरकार एक तरीके से एक पॉलिसी बना सकती है, फैसिलिटी दे सकती है तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने को लेकर, लेकिन एज ए इंडस्ट्री प्लेयर आपका अपना एक्सपीरियंस क्रक्स से जब आपने शुरू किया और अब जब आप एक तरीके से एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो पूरी जर्नी को लेकर आप कैसे कहेंगे? मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर स्पीड और स्केल की जो बात लगातार होती है, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे रघु जी? आप अगर देखोगे माइसेल्फ एंड डॉक्टर हुडा जो हमारे गुरु हैं, हम दोनों उसी एस्टेब्लिशमेंट से आते हैं जिसका नाम है सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स। 1991 से लेके 2000 तक मैं वहाँ काम करता था। डॉक्टर हुडा भी वहीं के प्रोडक्ट हैं। तो आप अगर ये मानो तो मैंने तो सोचा नहीं था कि मेरे लाइफ टाइम में एक सेमीकंडक्टर फैब और ओसैट इंडिया में ऑन अ स्केल बन सकेगा। पर ISM 1.0 आया, हमने 14 मंथ्स में इसको ग्राउंड ब्रेकिंग से लेके प्रोडक्ट को क्वालिफाई करा के ISO 9000 प्रोडक्ट क्वालिफिकेशन करा के कस्टमर से एक्सेप्टेंस करा के उसे प्रोडक्शन किया। दैट बाय मीन्स इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, डॉक्टर हुडा एंड द एंटायर टीम का सपोर्ट जो रहा है हमारे लिए। आके चेक करना, आके देखना कि हमारा जो मेजर्स हमने फैक्ट्री में डाला है, क्वालिटी सिस्टम्स जो हम डाल रहे हैं, डॉक्टर हुडा जी खुद, मुझे याद है 2-3 टाइम्स डॉक्टर हुडा जी ने आके हमको बताया कि किस किस एरिया में हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज डॉक्टर हुडा इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट फ्रॉम सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स, राइट। तो ISM ने ऐसे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट ला के रखे हैं जो हमको टाइम एंड अगेन आके मार्गदर्शन देते हैं। सेम इज द केस विद जो सपोर्ट हमें गुजरात गवर्नमेंट से मिला। हालांकि आप देखो कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंस है, तो गुजरात गवर्नमेंट में मुझे जो चुस्ती दिखती है कि सी प्रॉब्लम्स तो हर जगह आ सकते हैं सर, पर उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, किस स्पीड से उसको लेते हैं, वो हमें गुजरात गवर्नमेंट में दिखा है। तो पहले तो हमें लगता था कि हम क्यों गुजरात आए, हम बताएंगे कि 1.5 से लेके 2 साल में वो पूरा निकल गया। अब हमें लगता है कि हमने जो जगह चुना, हमने जो प्लान डाला, हमने सही निर्णय किया। जी डॉक्टर हुडा, क्योंकि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत होने के बाद से लेकर उस थॉट प्रोसेस को कागज़ों पे लाना और उसको अब ज़मीन पे उतारना, ये जर्नी किस तरह से रही है और अभी आज हम कितना तस्वीर बदल पाए हैं, जब हम दुनिया भर में देखते हैं कि बड़ा लिमिटेड सप्लाई चेन है, कुछ देशों के पास ही एक तरीके से ये महारत स्थिति है। आज भारत उस दिशा में कहाँ तक आया है इस मिशन के माध्यम से? डॉक्टर हुडा, अगर हम आपको बताना चाहें, जब से सेमीकॉन 1.0 की पॉलिसी का सरकार ने निवारण किया था, उस पॉलिसी के तुरंत उपरांत सरकार ने काफ़ी एप्लीकेशन रिसीव की गई थी। इन एप्लीकेशंस को जो रिसीव की गई थी, जिसने भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने की कोशिश की, उनमें से जैसे केन्स आपने बताया कि 10 प्रोजेक्ट ऑलरेडी अप्रूव्ड हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस में हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में हैं। अगर हम इन सब की प्रोडक्ट क्षमता को देखें तो भारत की घरेलू क्षमता का जो हमें चाहिए है, उसका ऑलमोस्ट 10 से 15% रिक्वायरमेंट हम इन फैसिलिटीज से पूरा कर सकते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने ये कहा था कि अभी हम 2032 तक, हमारा ये विश्वास है कि हम सेमीकंडक्टर के फील्ड में भारत को शीर्ष 6 कंपनियों के स्थान में, शीर्ष 6 देशों के स्थान में लेके आ जाएंगे। और तुरंत उसके पश्चात 2047 तक आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने आज बोला कि हमारा जो टारगेट है कि विश्व में जो टॉप के
3 देश हैं उसमें भारत का स्थान होगा। तो हमारी पॉलिसी ऐसी बन रही है कि हम ये देख रहे हैं कि ना ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दें भारत में, बल्कि उसके रिक्वायरमेंट के लिए जो भी इकोसिस्टम हमें डेवलप करना है उसको हम डेवलप कर पाएं। जैसे कि बहुत सारे रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करने में, उनकी सभी की मैन्युफैक्चरिंग अगर चाहिए वो रॉ मटेरियल अभी बाहर से आएगा। लेकिन हमारा टारगेट है कि 2032 में सेमीकंडक्टर 2.0 सेमीकॉन 2.0 जो पॉलिसी आएगी, ऐसे संयंत्र जो कि रॉ मटेरियल जो कि सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करे, उनका भी उत्पादन हम भारत देश से ही शुरू कर पाए, ताकि एक ऐसा मील का पत्थर चेंज होती है तो भारत एक रिलायबल सेमीकंडक्टर पार्टनर वर्ल्ड में दूसरे देशों के लिए हमेशा बना रहे। जी रघु जी, क्योंकि भारत ने इस जर्नी को कुछ अन्य देशों के मुकाबले जो आज महारत हासिल कर चुके हैं थोड़ा देरी से शुरू किया, लेकिन हमारी स्पीड स्केल किस तरीके से और हम आत्मनिर्भरता की ओर जो बढ़ने की बात करते हैं, सेल्फ रिलायंस की जो हम बात करते हैं, आपको लगता है वो किस तेजी से हम हासिल करेंगे? और भारत की अपनी जो बढ़ती ज़रूरतें हैं सेमीकंडक्टर को लेके, चिप्स को लेके, उसमें टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन के साथ हम कब तक इस दिशा में अपने आप को आत्मनिर्भरता की ओर स्थापित कर पाएंगे? तो सर अभी तो पिछले 14 मंथ्स में हमने जो प्रोडक्ट बनाया उसको क्वालिटी अप्रूव कराया, अब उसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है सर कि हम एक्सपोर्ट करें तो लोकल लगता है कि हमने उस पर क्वालिटी एस्टेब्लिश कर लिया, हालांकि प्रोसेस सेम है, क्वालिटी सेम है। जैसे ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अभी हमारे ऐसे 5 और कस्टमर हैं जो हम डोमेस्टिकली देंगे इस प्रोडक्ट को। हम जो सेकंड प्रोडक्ट क्वालिफाई करा रहे हैं अभी, उसका कंजम्पशन इंडिया में होगा, जिसका हम अभी नाम दे नहीं सकते हैं, पर वो इंडिया के लिए होगा। सेकंड प्रोडक्ट हमारा मोटर कंट्रोल, BLDC मोटर कंट्रोल के लिए रहेगा, जिसका लोकल कंजम्पशन इंडिया में होगा। थर्ड प्रोडक्ट एक बहुत बड़ा 2 व्हीलर कंपनी साउथ में जो EV के नाम पे है, वो थर्ड प्रोडक्ट वहां जाएगा। पावर मॉड्यूल्स बना रहे हैं हम, जो हमारे EV, एनर्जी, रेलवे सेक्टर में जाने वाला है। हम सिलिकॉन माइक्रोफोन टेस्ट कर रहे हैं, जिसको बना के हमारा इंडिया का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, जिसका हम नाम नहीं ले सकते हैं, उस पे टेस्टिंग चल रहा है। लाइक दैट देयर आर 22 कस्टमर्स जो हमने इसको लाइन अप किया हुआ है, जो हमारा यूनिट 2 पे हम इसे प्रोडक्शन करेंगे। ओके डॉक्टर हुड्डा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हमारे जो तकनीकी तमाम काम हैं, प्रयोग हैं, डिफेंस से जुड़ा हो या हमारा स्पेस सेक्टर से जुड़ा हो, तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं, वहाँ पर भी हमारी जो आत्मनिर्भरता है वो कब तक बढ़ेगी और उसका फ़ायदा मल्टीपल तरीके से किस प्रकार से हम ले पाएंगे? डॉक्टर हुड्डा। सिंह साहब, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। जैसे कि हमारे स्ट्रेटेजिक उपक्रम हैं, उनका लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट है, वो भी इन संयंत्र जो कि स्थापित हो रहे हैं देश में, उसको सप्लाई करेंगे कंपोनेंट, और वो एक आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से, सिक्योरिटी के स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोडक्ट हमारे डिजाइन है और इंडिया में बन रहे हैं, तो हमारे स्ट्रेटेजिक यूनिट को डायरेक्ट कंप्लीमेंट करेंगे। उसका ये एडवांटेज होगा कि कोई भी ऐसा जो कंपोनेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में स्ट्रेटेजिक यूनिट के लिए लगेगा, वो भारत में ही निर्मित होगा और उसकी सुरक्षा प्रणाली भारत द्वारा ही बनाई गई होगी, जिसका कि उपयोग हमारी सुरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने में होगा। तो मेरा ये मानना है कि जितने भी प्रोजेक्ट अभी डिफरेंट स्टेजेस में अभी देश में निर्माणाधीन हैं, जब वो फुल प्रोडक्शन में आ जाएंगे तो हमारा स्ट्रेटेजिक सेक्टर की जो रिक्वायरमेंट है सिंह साहब, वो सारी इससे ऑलमोस्ट पूरी हो सकती है। तो ऐसा हमारा टारगेट है कि सेमीकॉन 1.0 और सेमीकॉन 2.0 जैसे आगे बढ़ेगी, तो देश की जो स्ट्रेटेजिक नीड है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की, सिस्टम की, वो भारत देश से ज्यादा मिले। अगर जैसे आप देखेंगे जो केन्स प्रोडक्ट जो अभी क्वालिफाई किया है, वो है इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल सिस्टम, IPM।
वो मॉड्यूल सिस्टम ऐसी एक तकनीक है जिसमें कि आप 16 से 17 डिफरेंट डिवाइसेस को एक जगह इंटीग्रेट करते हैं और उसको पैकेज करते हैं ताकि उसकी फंक्शनैलिटी आपकी ज्यादा से ज्यादा एक यूनिट एरिया में लेके आए, एक सबस्ट्रेट में लेके आए। वो एक एडवांस पैकेजिंग का ऐसा सूत्र है जिसके अंदर हम बहुत सारे कार्य एक ही मल्टीपल प्रोडक्ट जो कि पैकेज की फॉर्म में आया है उससे हम करवा सकते हैं। इसी प्रकार का प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे स्ट्रेटेजिक यूनिट में भी यूज किया जा सकता है, जो कि डिफरेंट टाइप के जो डिवाइसेस हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के डिवाइसेस हैं, एक मल्टी चिप मॉड्यूल में इंटीग्रेट करके हम उनको क्वालिफाई कर सकते हैं। सुरक्षा के लिहाज से और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से वो गोपनीयता भी कम से कम हमारी अपनी एक बनी रहेगी, जो बेहद महत्वपूर्ण होगा। सर, बहुत से विषय हैं बात करने के लिए, लेकिन वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप दोनों मेहमानों को बहुत शुक्रिया और बहुत शुभकामनाएं आपको आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए। बहुत शुक्रिया वक्त साझा करने के लिए। यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे कि डेडलाइन पर नक्सलियों के आत्मसमर्पण की क्या है पूरी खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टर 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 टर, सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। UPI कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो, मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। 31 मार्च 2026 आज का दिन, ये वही तारीख है जिसको डेडलाइन मानकर बीते कुछ वर्षों से मोदी सरकार देश को नक्सल मुक्त करने पर तेजी से काम कर रही थी। कल संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने देश को नक्सल मुक्त होने की बड़ी घोषणा की थी। अब देश में नक्सलियों के सभी शीर्ष नेताओं का खात्मा हो चुका है, तो लाल गलियारे के सभी राज्यों से नक्सलियों के मूवमेंट को भी खत्म कर दिया गया है। नक्सलियों के खात्मे पर अब क्रेडिट लेने की होड़ दिखाई पड़ रही है, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जहां विपक्षी दल इसका श्रेय लेने में लगे हैं, तो गृह मंत्री ने कल आंकड़ों और तथ्यों के साथ स्पष्ट कर दिया था संसद में कि ये उपलब्धि मोदी सरकार की नीतियों की देन है। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा।
मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। संसद में केंद्रीय गृह मंत्री के इस ऐलान के साथ ही देश ने 31 मार्च तक नक्सलवाद मुक्त होने का लक्ष्य हासिल कर लिया। डेडलाइन के अंतिम दिन आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में वृद्धि देखी गई। मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जिला बीजापुर में 25 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दंतेवाड़ा में 5 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ा। वहीं कांकेर जिले में 2 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इसी तरह सुकमा में 2 और नारायणपुर जिला में 1 नक्सली ने सरेंडर किया। आत्मसमर्पण करने वालों में कई बड़े इनामी नक्सली भी शामिल हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामान भी बरामद किए गए हैं। इस प्रकार बस्तर रेंज में नक्सलियों का आखिरी गढ़ भी ढह गया और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के साथ ही देश से नक्सलियों का खतरा समाप्त हो चुका है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि लगभग पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। आखिरी जो सीनियर माओवादी कैडर DKSSC कैडर पापा राव दिनांक 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए उनके अन्य साथियों के साथ आ गए थे। उसके पश्चात दंडाकारण्य इलाके में बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल का जो लीडरशिप है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। ओडिशा पुलिस ओडिशा से नक्सल खतरे को कम करने में बेहद सफल रही है। हमारे सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान में गरियाबंद में 17 नक्सलियों को मार गिराया है। इसके अलावा राज्य समिति के 4 सदस्यों सहित 78 माओवादियों ने ओडिशा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है और राज्य समिति के 2 सदस्यों सहित 42 माओवादियों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अब तक 535 नक्सली मारे जा चुके हैं। वहीं 2898 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 1921 गिरफ्तार हुए। इसके साथ ही 1200 से अधिक हथियार और 1400 से ज्यादा IED बरामद किए गए, जिससे नक्सली संगठन की क्षमता गंभीर रूप से कमजोर हुई। 5 दशकों से नासूर बन चुका नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। सभी बड़े कैडर आत्मसमर्पण कर चुके हैं या मारे जा चुके हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास पर लोकसभा में चर्चा पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब का हवाला देते हुए कहा कि नक्सलवाद से बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीति करने को लेकर कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। देश में वामपंथी उग्रवाद फैला, उसमें आम लोगों के जाने गए, हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जाने गए और कांग्रेस के भी कई नेता, कई कार्यकर्ता मारे गए। और वही कांग्रेस के नेता राहुल जी, सोनिया जी, वो जो लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म माओइस्ट फैलाने वाले जो नेता है उनसे मिले हुए हैं। माओवादी कहते रहे हैं कि सत्ता की राह बंदूक की नाल से निकलती है, बारूद से निकलती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कुछ उसी अंदाज में माओवादी सत्ता की राह बंदूक और बारूद से रोका, लेकिन दूसरी तरफ पुनर्वास अभियान भी जारी रखा। परिणाम स्वरूप आज नक्सलवाद समाप्त हो चुका है और कभी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्र विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ सोमेश पटेल की रिपोर्ट, DD न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे चुनावी राज्यों में किस प्रकार से बढ़ा हुआ है सियासी पारा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती।
कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर, सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद अब देखते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। चुनावी राज्य असम में आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया और राज्य की जनता से 31 वायदे किए। भाजपा ने असमिया पहचान से लेकर यूसीसी लागू करने का वादा किया। बीजेपी ने घोषणा पत्र में महिलाओं, युवाओं और इंडस्ट्री पर जोर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी संकल्प पत्र जारी किया, तो असम की पूरी बीजेपी की लीडरशिप मौजूद रही। कांग्रेस पहले ही असम में अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। इस बीच पश्चिम बंगाल में भी चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है और सियासी बयानबाजी भी जोर पकड़ रही है। भाजपा ने असम विधानसभा चुनाव के लिए गुवाहाटी में अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। इस दौरान भाजपा नेता निर्मला सीतारमण और सर्बानंद सोनोवाल, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया और अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 31 वादे किए हैं। घोषणा पत्र में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश, अवैध प्रवासियों से अतिक्रमित जमीन वापस लेना, समान नागरिक संहिता लागू करना, राज्य का विकास सुनिश्चित करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करना, अगले 5 वर्षों में 2 लाख नौकरियों का वादा और असम में यूसीसी लागू करना प्रमुख रूप से शामिल है। भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने कहा कि पार्टी का संकल्प पत्र पिछले 1 दशक की उपलब्धियों पर आधारित है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सत्ता में वापसी के 3 महीने के भीतर समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून लाएंगे। क्योंकि यह घोषणा पत्र 1 दशक की उपलब्धियों पर निर्माण करने के लिए है। जब मैं असम को एक केंद्रीय वित्त मंत्री के दृष्टिकोण से देखती हूँ, वित्तीय हस्तांतरण, निवेश डेटा, विकास संख्या को देखते हुए मैं देखती हूँ कि एक राज्य जो 10 वर्षों में इस तरह से परिवर्तित हुआ है, जो कि कांग्रेस 6 दशकों में भी कभी हासिल नहीं कर पाया। असम के आदिवासी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना हम आसाम में सत्ता में वापसी के 3 महीने के अंदर समान नागरिक संहिता लाने वाले हैं। हम लव जिहाद, लैंड जिहाद के खिलाफ भी एक सख्त कानून ला रहे हैं। असम के सोनितपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के राज में असम में उग्रवाद और अशांति की बात होती थी। वहीं गुवाहाटी में देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का दावा किया, तो कांग्रेस ने एक बार फिर सवाल उठाए और भाजपा के घोषणा पत्र को लोगों का ध्यान भटकाने वाला बताया। कांग्रेस की सरकारों ने हमेशा इस असम के साथ एक सौतेला व्यवहार किया है। असम की बात यदि भारत और दुनिया में होती है तो असम के विकास के लिए की जाती है। बहनों भाइयों, यह कर भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने कार्य किया है। एक बहुत पॉजिटिव वेव आसाम में इस बार दिखाई पड़ती है और एक मैसिव इस प्रकार की जीत आसाम में बीजेपी को मिलेगी।
2.5 करोड़ जॉब तो देश में मिल गई। वादा किया था ना 2.5 करोड़ का, 12 साल में तो मिली नहीं अभी तक। अभी ढूंढ रहे हैं, आसाम में भी ढूंढेंगे। यूसीसी से कुछ नहीं होता भैया, यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू कर दिया, वहाँ कुछ हुआ क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले पूर्व टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लिएंडर पेस का एंट्री एक ऐतिहासिक है। ये जो मौका जो मिले हैं, स्पोर्ट्स एजुकेशन, यूथ और देश का सेवा और देश वालों का सेवा, यूथ का सेवा करने के लिए बहुत बड़ा मौका है हमारे लिए। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में निर्वाचन आयोग की ओर से प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के तबादले को चुनौती देने वाली टीएमसी की जनहित याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। ये याचिका तृणमूल कांग्रेस की ओर से कल्याण बनर्जी ने दाखिल की थी। ब्यूरो इनपुट्स के साथ उर्मिलेश भट्ट, अश्विनी मिश्र और सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। एक कपिला। अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे? सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाई जीरा सिप, एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। बीजेपी ने केरलम में भी आज अपना घोषणा पत्र जारी किया तो केरलम की जनता के साथ तमाम विकास के वायदों का संकल्प दोहराया। बीजेपी का संकल्प पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की मौजूदगी में जारी हुआ तो कांग्रेस की ओर से आज राहुल गांधी ने केरलम में प्रचार की कमान संभाली। एलडीएफ, यूडीएफ सहित बीजेपी गठबंधन सभी एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उधर तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी सियासी पारा चढ़ता जा रहा है तो सभी दल अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। केरलम में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, महिला कल्याण, शिक्षा और अवसंरचना पर जोर दिया गया है।
पार्टी ने राज्य में एम्स स्थापित करने, गरीब और बीपीएल परिवारों की महिलाओं को मासिक 2500 वाले भक्ष्य आरोग्य सुरक्षा कार्ड देने, तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हाई स्पीड रेल नेटवर्क और कोची मेट्रो सहित नई मेट्रो सेवाएं शुरू करने का वादा किया है। कृषि क्षेत्र में आवश्यक फसलों के लिए एमएसपी देने और बुजुर्गों, विधवाओं व महिला मुखियाओं को 3000 मासिक कल्याण पेंशन देने की घोषणा की गई है। भाजपा ने रोजगार बढ़ाने के लिए रोजगार समृद्ध प्रोत्साहन योजना और विजिझम को औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना भी पेश की है। शिक्षा में सुधार के तहत राज्य द्वारा प्रायोजित शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, विशेष रूप से सबरीमाला और गुरुवायूर को सुनिश्चित करने के लिए देवस्वम बोर्डों का पुनर्गठन और भक्ति केंद्रित बुनियादी ढांचे के विकास का वादा किया गया है। हम नागरिक पहले की अवधारणा को हकीकत में लाएंगे। केरल में सभी 3 करोड़ 60 लाख लोगों को बराबर अधिकार, बराबर न्याय और विकास के बराबर अवसर मिलेगा। ये बहुत बदलाव लाने वाली एक मैनिफेस्टो है। इसको हम मार्ग रेखा कह रहे हैं। हम सब कर दिखाएंगे 5 साल में, अगर हमें एक मौका मिलता है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी केरलम में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने केरलम के कोझिकोड में रोड शो किया। राहुल गांधी ने कन्नूर की जनसभा में कहा कि यह चुनाव 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ सीपीएम, दूसरी तरफ कांग्रेस नीत गठबंधन। उन्होंने बीजेपी और वाम दलों के बीच संभावित नजदीकी पर सवाल उठाए, तो वहीं सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने राहुल गांधी पर राज्य सरकार के खिलाफ झूठ बोलने का आरोप लगाया। ये चुनाव 2 विचारधाराओं के बीच एक लड़ाई है। लेफ्ट फ्रंट सीपीएम की विचारधारा और यूडीएफ और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा। ऐसा लगता है कि यहाँ केरल में राहुल गांधी जी ने मोदी जी से सिर्फ यही सीखा है कि बड़े मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाए और झूठ कैसे बोला जाए। तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। भाजपा नेता पीयूष गोयल ने कहा है कि एनडीए गठबंधन ने भ्रष्ट डीएमके सरकार को हराने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया, तो वहीं एआईएडीएमके ने राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत का दावा किया। एनडीए गठबंधन ने भ्रष्ट डीएमके सरकार को हराने के लिए एक जोरदार अभियान शुरू किया है। तमिलनाडु की जनता इस भ्रष्ट सरकार से तंग आ चुकी है। लोग इस सरकार में बदलाव चाहते हैं। वो डीएमके के झूठे वादों और झूठ से तंग आ चुके हैं और कानून व्यवस्था एक बड़ा सवाल बन गई है। सभी दलों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि जनता किस पर भरोसा करती है, यह तो 4 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्यूआर कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। यूपीआई पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती। कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद। हाँ, करनी है तैयारी, एनपीएस जरूरी है। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है। आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। टर 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 टर। सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है, मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी, फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर,
यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम एशिया में युद्ध से जहां दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा संकट में आ गई है, वहीं खेती किसानी के लिए भी इस युद्ध से संकट शुरू हो गया है। दुनिया के विभिन्न देशों में फर्टिलाइजर्स को लेकर दिक्कत आना शुरू हो गई है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि सरकार कैसे इस चुनौती से निपटने के प्रयास कर रही है। आप देखिए इस रिपोर्ट के मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। आज के इस वीडियो को आम लोगों के साथ साथ देश के किसान भाई जरूर देखें। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी पहले की तरह जारी है। बातचीत और कूटनीति के मोर्चे पर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। अमेरिका का कहना है कि वो ईरान के नए नेतृत्व से किसी समझौते के लिए बातचीत कर रहा है और इसमें सफलता भी मिल रही है। वहीं ईरान मध्यस्थ देशों के जरिए अमेरिका का प्रस्ताव मिलने की बात तो कह रहा है, लेकिन किसी सीधी बातचीत से इनकार भी कर रहा है और अमेरिकी प्रस्ताव को खारिज भी कर रहा है। इस सब के बीच ईरान में अमेरिकी जमीनी सेना को उतारने और ईरानी ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट करने की धमकी लगातार अमेरिका दे रहा है। ईरान भी बदले में खाड़ी देशों और इजराइल में तेल उत्पादक संयंत्रों और ऊर्जा संस्थानों को निशाना बनाने की बात कह रहा है। ऐसे में अगर युद्ध लंबा चला तो पहले से ही इस युद्ध के कारण आर्थिक और ऊर्जा संकट झेल रही दुनिया की परेशानी और बढ़ जाएगी। जहां होर्मुज स्ट्रेट लगभग बंद होने से दुनिया में तेल और गैस की कीमतें बढ़ी हैं और इसकी कमी हो गई है, वहीं खेती किसानी को लेकर भी दुनिया चिंतित है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। यहाँ कुछ आंकड़े काफ़ी गौर करने वाले हैं, हम आपको बताते हैं। होर्मुज स्ट्रेट के जरिए भारत में 20 से 30% यूरिया और 30% डीएपी खाद का आयात होता है। यूरिया उत्पादन के लिए जरूरी एलएनजी का भी 50% हिस्सा यहीं से आयात होता है। P&K फर्टिलाइजर में उपयोग होने वाले कच्चे केमिकल जैसे अमोनिया, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड का आयात भी इससे प्रभावित हुआ है। वैश्विक फर्टिलाइजर बाजार में दाम काफी बढ़ गए हैं। एलएनजी और दूसरे केमिकल भी महंगे हो गए हैं। फ्रेट और लॉजिस्टिक चार्ज भी बढ़ गए हैं। इन सभी कारणों से यूरिया का घरेलू उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। कुछ ही समय में देश में खरीफ की बुआई का सीजन भी है। ऐसे में यहाँ कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। क्या देश में फर्टिलाइजर के दाम बढ़ गए हैं या बढ़ने वाले हैं? वहीं क्या खरीफ सीजन की बुआई में भारत में किसानों को बड़ी परेशानी होने वाली है? देश में अभी खाद का स्टॉक कितना है? खाद का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्या देश में खाद की पर्याप्त उपलब्धता के लिए सरकार ने होर्मुज स्ट्रेट के विकल्प भी तलाशे हैं? इस संबंध में सरकार ने विभिन्न राज्यों को क्या निर्देश दिए हैं? तो आइए इन सवालों के जवाब तलाशते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देश में खाद की उपलब्धता की। आने वाले खरीफ सीजन के लिए कुल खाद की अनुमानित जरूरत 390 लाख टन है और इस वक्त पर देश के गोदामों में अभी 180 लाख टन खाद मौजूद है। बुआई से पहले अप्रैल और मई महीने में देश में अनुमानित जरूरत की खाद स्टॉक करने की पूरी कोशिश हो रही है। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाने पर जोर है। देश के यूरिया प्लांट्स को 80% तक एलएनजी मुहैया कराई जा रही है। इससे एक दिन में 12,000 से 15,000 टन यूरिया का उत्पादन बढ़ गया है। इन्हीं प्रयासों के कारण मार्च में यूरिया उत्पादन 18 लाख टन हो गया। P&K फर्टिलाइजर का उत्पादन 9 से 10 लाख टन तक हो गया। भारतीय तेल कंपनियों को खाद संयंत्रों को पर्याप्त मात्रा में सल्फर उपलब्ध कराने को कहा गया है। घरेलू उत्पादन के साथ विदेशों से आयात पर भी जोर दिया जा रहा है। फरवरी महीने में करीब 13 लाख टन खाद आयात के लिए ग्लोबल टेंडर निकाले गए हैं।
28 लाख टन खाद केप ऑफ गुड होप समुद्री रास्ते के जरिए रूस से मंगाई जा रही है। सऊदी अरब से डीएपी के आयात के लिए दीर्घकालिक समझौते किए गए हैं। रूस, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, जॉर्डन, कनाडा, अल्जीरिया, मिस्र, फिनलैंड और टोगो जैसे देशों से निर्यात बढ़ाया जा रहा है। विदेशों में भारतीय मिशन और वैकल्पिक स्रोतों की भी तलाश कर रहे हैं। राज्यों के साथ केंद्र लगातार संपर्क में है। इस सिलसिले में राज्यों को जरूरी निर्देश भी दिए गए हैं। खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कार्रवाई करने को भी कहा गया है। राज्यों को वैकल्पिक फर्टिलाइजर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि अभी देश में पर्याप्त खाद मौजूद है। अगले 2.5 महीनों में देश में कोई खाद की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। देश में फर्टिलाइजर के दाम भी नहीं बढ़ाए गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश की जरूरत के हिसाब से किसानों को फर्टिलाइजर उपलब्ध करवाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। तमाम परेशानियों के बावजूद भी सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया है कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। Decode presented by